दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संघर्ष अध्ययन केंद्र पर। हम लोग तैयारी कर रहे थे आगामी परीक्षाओं की, जिसमें हम लोग श्रृंखला जारी किए थे बायोलॉजी की। और बायोलॉजी में हम लोग पढ़ चुके थे कोशिका के कोशिकांग। कोशिका के कोशिकांग में हम लोग पहुंच गए थे केंद्रक तक। आज बात करते हैं हम और विश्लेषण लेते हैं केंद्रक के बारे में, कोशिका के अगले कोशिकांग की, यानी कोशिका के कोशिकांगों की हम लोग बात कर रहे थे, जिसमें हम लोग लाइसोसोम, तारकाय, लवक और आपका राइबोसोम, ये इन चीजों की क्या कर चुके थे, अध्ययन कर चुके थे। अब आज हम लोग देखते हैं आज केंद्रक के बारे में, केंद्रक से क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। और यदि आपकी कोशिका है तो केंद्रक है, ये बात आपको याद रखना, क्योंकि ये केंद्रक क्या करेगा, कोशिका का कंट्रोलिंग करेगा, कोशिका को क्या करेगा, अपने हाथ में नियंत्रण करेगा। तो बात करते हैं केंद्रक की, तो पहला प्रश्न तो यही बनता है, केंद्रक की खोज किसने किया? तो आप सीधा आंसर देते हैं रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्रक की खोज किसने किया? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। कब किया था? तो ये भी प्रश्न आ चुका है 1831 में। क्या खोज किया था? तो केंद्रक की खोज किया था। केंद्रक को क्या बोला जाता है? तो केंद्रक न्यूक्लियस भी बोला जाता है, न्यूक्लियस। ये बात याद रखना। और ये बात यदि आपसे यदि पूछ ली जाए केंद्रक और क्या करेगा, तो केंद्रक की बात करें, ये जंतु कोशिका हुआ, जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में उपस्थित होता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए केंद्रक कहाँ उपस्थित होता है, किन कोशिकाओं में, तो जंतु कोशिकाओं में ये कहाँ होता है, ये केंद्र में उपस्थित होता है। यानी जो आपका केंद्रक है वो जंतु कोशिकाओं की क्या, केंद्र में उपस्थित होता है। और यदि पादप कोशिका की बात करें तो ये परिधि की ओर होता है। और यदि बात करें ये जो केंद्रक है ये कहाँ उपस्थित होगा, तो जंतु कोशिका और पादप कोशिका। और आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि जो कोशिकाएं थी वो दो प्रकार की थी, एक तो प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका, जिनमें से यदि आपसे पूछ लिया जाए ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, अनुपस्थित होता है। ये बात भी मित्रों आपको याद रखना। इधर से बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, सीधा पूछा जाता है केंद्रक किस प्रकार की कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। तो जो आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें अनुपस्थित होता है। और केंद्रक की बात करें, ये जो केंद्रक है खोज रॉबर्ट ब्राउन ने जंतु कोशिकाओं में केंद्र की ओर होता है, केंद्र में होता है। जो पादप कोशिका होती है परिधि की ओर। ये जो केंद्रक होता है इसका आवरण क्या होता है, इसका जो आवरण होता है वो क्या कहलाता, केंद्रक झिल्ली कहलाती है, यानी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कहलाती है। इसका आवरण क्या कहलाता है, केंद्रक झिल्ली। और केंद्रक झिल्ली की यदि मोटाई पूछ लिया जाए, इसका जो आवरण, इसकी मोटाई पूछ लिया जाए आपसे कभी मित्रों, तो 75 एंगस्ट्रॉम से 90 एंगस्ट्रॉम के मध्य होता है। और आप लोगों को कई बार ये बता चुके हैं कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। और आप लोगों को और भी यदि पता हो तो इसमें मापन किसका किया जाता, तरंग दैर्ध्य को मापन किया जाता। तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रॉम में क्या किया जाता, तरंग दैर्ध्य का मापन होता है मित्रों। ये बात याद रखना, बहुत अच्छे से पेपरों में कई बार पूछा जा चुका है। आवरण क्या कहलाता, केंद्रक का जो आवरण होता वो केंद्रक झिल्ली कहलाता। और कोशिका जो है, यानी ये आपकी कोशिका है, ये पूरी की पूरी कोशिका है, तो आपका केंद्रक कहाँ होगा, मध्य में होगा। ये जो कहाँ होता है, ये जो कोशिका के जो इधर पे ऑर्गन्स बिखरे रहते हैं, ये क्या है, आपका केंद्रक कहलाता मित्रों। ये क्या कहलाता, आपका केंद्रक कहलाता। और ये किस में उपस्थित होता, तो ये कोशिका के जीव द्रव्य में उपस्थित होता। ये कहाँ उपस्थित होता, तो ये जो द्रव भरा है ये क्या है, जीव द्रव्य है। ये क्या है, ये उपस्थित होता तो जीव द्रव्य में। कोशिका के जीव द्रव्य में उपस्थित होता है मित्रों। ये बात भी आपको याद रखना, उपस्थित होता है। कहाँ होता है, तो केंद्र के जीव द्रव्य में उपस्थित होता है।
और यदि आपसे बात कर लिया जाए ये जो केंद्रक होता है इसमें 70 से 80% क्या होता है, प्रोटीन उपस्थित होता है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए और क्या होगा, इसमें 10% आपका डीएनए होता है, 10% इसमें क्या होता है, डीएनए होता है। और यदि आपसे बात कर लिया जाए कि 2 से 5% इसमें क्या उपस्थित होता है, तो मित्रों इसमें आरएनए उपस्थित होता है। दोस्तों ये बात भी आपको और भी याद रखना, 3 से 5% के मध्य इसमें क्या उपस्थित होता है, तो लिपिड्स होते हैं। ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना। जो केंद्रक होगा उस केंद्रक में आपका प्रोटीन 70 से 80%, डीएनए कितना होता है, 10% होता है, आरएनए 2 से 5% होता है, जो लिपिड होते हैं वो 3 से 5% उपस्थित होते हैं। ये बात भी बहुत अच्छे तरीके से, एक बात और याद रखना आपको, ये जो डीएनए है, जो केंद्रक डीएनए है, इस केंद्रक में आपकी धागे नुमा संरचनाएं पाई जाएंगी। यानी केंद्रक के अंदर क्या होगा, धागे नुमा संरचना। केंद्रक के अंदर जो धागे नुमा संरचना मिलेंगी वो क्या कहलाते, आपके क्रोमोसोम कहलाते, क्रोमोसोम कहलाते। यानी क्या होता, क्रोमोसोम कहलाता है। यानी क्या बोला जाता है, यानी जो धागे नुमा संरचना देखने को मिलेगी वो क्या कहलाएंगे, आपके गुणसूत्र कहलाएंगे। और आपको एक बात और बता दें कि अधिक एक से अधिक केंद्रक, जिनके पास एक से अधिक केंद्रक होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें सीनोसाइट्स कहा जाता है। मित्रों ये बात भी याद रखिएगा, जिनके पास क्या हो, एक से अधिक केंद्रक हो, वो क्या होते हैं, सीनोसाइट्स होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए, एक प्रश्न और पूछ लिया जाए, जो आपके प्राणियों का केंद्रक होता है, प्राणियों का केंद्रक, ये प्रश्न आपका आ चुका है, प्राणियों का केंद्रक का व्यास कितना होता है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। प्राणियों के केंद्रक का व्यास कितना होता है, तो बता सकते हो, प्राणियों के केंद्रक का व्यास होता है 6 माइक्रोमीटर। 6 माइक्रोमीटर होता है, कितना होता है, 6 माइक्रोमीटर। ये बात आपको भी याद रखना है। केंद्रक के बारे में क्या कहा जाता, ये जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। यानी जैविक क्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रण करता है। और क्या करेगा, ये कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्र का निर्माण भी करता। ये बात आपको याद रखनी है। ये कोशिका जब विभाजन हो रहा होगा, सेल डिवीजन हो रहा होगा, तो ये क्या करेगा, क्रोमोसोम बनाएगा, गुणसूत्रों का क्या करेगा, निर्माण करेगा। यानी केंद्रक जो होता है वो कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्र का क्या करता है, गुणसूत्र का निर्माण करता है। मित्रों ये बात आपको याद रखनी है, बहुत अच्छे तरीके से प्रश्न बन सकता है। और यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए, केंद्रक की बात कर लिया जाए, तो जो आरबी स्तनधारी की आरबीसी होती हैं, स्तनधारियों की आरबीसी में क्या होता है, स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है। ये बात भी याद रखना है, अनुपस्थित होता है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए, लेकिन लेकिन मेढक, ऊंट, मेढक और जो लामा स्तनधारी रहते हैं, इनकी आरबीसी में क्या होता है, कि आरबीसी में क्या होता है, आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है, केंद्रक होता है। मित्रों ये बात याद रखना, जो स्तनधारी होते हैं उनकी आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। जो ऊंट और लामा स्तनधारी, उनकी आरबीसी में केंद्रक होता है। और एक बात और याद रखना मित्रों, ये जो होता है, यानी जो फ्लोएम की चालनी नल का सुना होगा यदि आप लोगों ने नाम, फ्लोएम की चालनी नलिका, चालनी नलिका में केंद्रक उपस्थित होता है। जो जाइलम और फ्लोएम होता है, तो उधर उसकी बात होती है। यानी जो फ्लोएम की चालनी नलिका होती है
उनमें भी केंद्रक उपस्थित होता है। तो ये बात थी आपके केंद्रक के बारे में। केंद्रक से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं ये हम इस पर चर्चा किए हैं। और इसकी और भी बात कर लिया जाए, और भी यदि इसके प्रश्न बन सकते हैं तो क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो पहला तो यही है। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए केंद्रक के केंद्र में उपस्थित है, कोशिका के कहाँ होता है, ये कोशिका के केंद्र में उपस्थित होता है। ये कहाँ होता है, तो कोशिका के केंद्र में क्या होता है, केंद्र में उपस्थित होता है मित्रों। ये बात भी आपको याद रखनी है कि ये कहाँ उपस्थित होता है, तो कोशिका के केंद्र में उपस्थित होता है। और कोशिका में क्या क्या चीजें उपस्थित रहती हैं, इसमें मौजूद रहते हैं, कौन कौन सी चीजें रहती है इसमें, यानी मौजूद रहते हैं किस क्या क्या, तो इसमें डीएनए उपस्थित रहता है मित्रों। इसमें क्या रहता है, इसमें आरएनए भी रहता है। और इसमें क्या रहते हैं, आपके गुणसूत्र भी रहते हैं, गुणसूत्र रहते हैं। और इसमें ही आपके जीन रहते हैं, और इसमें ही आपका प्रोटीन उपस्थित रहते हैं मित्रों। ये बात भी आपको याद रखनी है। यही बात आपसे कई बार पूछी जा चुकी है। और जो आपका केंद्रक होता, इसे कोशिका का दिमाग कहा जाता। कोशिका का दिमाग कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, कोशिका का दिमाग, या बोल दे कि कोशिका का मस्तिष्क भी कहा जाता है। इसे कोशिका का क्या कहते हैं, मस्तिष्क भी कहते हैं। या और बोल दे तो कोशिका का मुख्य कार्यकर्ता भी इसे कहा जाता है। कोशिका का मुख्य कार्यकर्ता, ये बात याद रखना। और यदि केंद्रक जो है, तो केंद्रक में जो केंद्रक झिल्ली पाई जाती है वो कैसी होती है, तो यदि आपसे कल के दिन पूछ ले ये जो आवरण है ये केंद्रक झिल्ली, और ये कैसा होता है, तो ये दोहरी झिल्ली वाला आवरण होता है। इसमें दो लेयर पाई जाती है, दो झिल्ली होती है, बाला कोशिकांग। तो एक हो गया आपका ये प्रश्न कि केंद्रक कैसा है, तो दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है मित्रों। ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना। तो कोशिका के संबंध में इतने प्रश्न आपको याद रखना। क्या क्या हो गए, तो पहला कोशिका का दिमाग हो गया, कोशिका का मस्तिष्क हो गया, कोशिका का मुख्य कार्यकर्ता हो गया। और यदि और भी पूछे तो कोशिका का और भी उपनाम मिलेगा, कोशिका का नियंत्रण केंद्र। कोशिका का नियंत्रण केंद्र, ये बात भी आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना। तो ये केंद्रक के संबंध में आपके बहुत सारे प्रश्न बने। जो आपका क्या क्या हुए, केंद्रक की खोज किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन ने किया, 1831 में किया। ये जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में उपस्थित होता है। जंतुओं में केंद्र में होता है, पादप कोशिकाओं में परिधि की ओर होता है। जो आपका केंद्रक होता है उसका आवरण केंद्रक झिल्ली कहलाता, और ये दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है। और इसके अंदर एक प्रश्न और भी याद रखो, जिसके अंदर एक द्रव उपस्थित रहता, केंद्रक के अंदर द्रव उपस्थित। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि केंद्रक के अंदर कौन सा द्रव उपस्थित रहता, तो केंद्रक द्रव रहता। यानी क्या रहता, केंद्रक द्रव। और उसी द्रव में ही आपके डीएनए, आरएनए, जीन्स और गुणसूत्र, क्रोमोसोम, प्रोटीन वगैरह बिखरे रहते हैं। ये मित्रों ये समझिएगा वृत्त डायग्राम से, यानी चित्र से समझिएगा, ये आपका केंद्रक है। ये क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है। और ये जो आपका एक लेयर दिखेगी, ये जो लेयर दिखेगी आपको, ये इस तरीके से जो परत दिखेगी, आवरण दिखेगा, ये आवरण क्या कहलाएगा, इसका आवरण कहलाएगा केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली कहलाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। और ये कैसा होगा, तो ये दोहरी झिल्ली नुमा होगी, दोहरी झिल्ली नुमा आवरण होगा इसका। ये बात भी याद रखना। ये जो केंद्रक है, तो ये केंद्रक के अंदर क्या देखने को मिलेगा, आपको द्रव देखने को मिलेगा। केंद्रक के अंदर क्या मिलेगा, एक द्रव, लिक्विड अवस्था में एक द्रव मिलेगा, जिससे बोला जाएगा ये द्रव कहलाएगा। और द्रव क्या होगा, इस द्रव का नाम मिलेगा केंद्रक द्रव। यानी जो केंद्र के अंदर द्रव उपस्थित होता है वो क्या कहलाता है, केंद्रक द्रव। और यदि आपसे पूछ लिया जाए इसी में ही क्या रहेंगे आपके डीएनए, और इसी में ही क्या रहेंगे आरएनए, और इसी में ही क्या रहेगा आपका प्रोटीन, और इसी में ही क्या रहेंगे आपके क्रोमोसोम। क्रोमोसोम उपस्थित होते हैं। इसमें क्या होते हैं,
क्रोमोसोम उपस्थित होते हैं। यदि आपसे प्रश्न क्या कर ले कि इसमें धागे नुमा संरचनाएं देखने को मिलेगी, धागे नुमा संरचनाएं जो आपकी है, धागे नुमा संरचनाएं क्या है, यही आपके क्रोमोसोम होती हैं। और ये जो आपका केंद्र होता है, तो केंद्रक के अंदर भी केंद्र होता है, केंद्रक के अंदर केंद्र, केंद्र यानी केंद्रक के अंदर भी एक केंद्र होता है, जिसे क्या कहा जाता, जिसे क्या कहते हैं, केंद्र का कहा जाता मित्रों, केंद्र का, यानी क्या कहा जाता, केंद्र का कहा जाता, न्यूक्लियोलस कहा जाता है। ये न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियोलस है। यानी याद रखिएगा, तो केंद्रक के अंदर उपस्थित जो केंद्र है वो क्या है, केंद्र का। और केंद्र का की खोज किसने किया था, तो केंद्र का की खोज किया था फोंटाना ने। किसने किया केंद्र का की खोज, फोंटाना ने इसको खोजा था। और केंद्र का को उपनाम क्या दिया जाता, इससे राइबोसोम की फैक्ट्री कहा जाता, राइबोसोम की फैक्ट्री कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि ये प्रोटीन का संश्लेषण की क्रियाओं को भी क्या करता है, कंट्रोलिंग में रखेगा। और कंट्रोलिंग में रखेगा तो डीएनए को उसका मुख्य कार्यकर्ता बनेगा फिर। यानी ये प्रोटीन का क्या है, प्रोटीन की राइबोसोम की फैक्ट्री क्या है, राइबोसोम की फैक्ट्री कहा जाता है। किसे, तो केंद्रका को। और आपको यदि पूछ लिया जाए कल के दिन कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है मित्रों, तो प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है किसे, तो प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है मित्रों राइबोसोम को। राइबोसोम की फैक्ट्री बोला जाता है केंद्रका को, और प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है किसे, तो राइबोसोम को बोला जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। इससे प्रश्न बन सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बन सकते हैं, आवरण को लेकर प्रश्न बनते हैं। और अगला हम जो कोशिकांक करते हैं, अगला कोशिकांक हम लोग देखते हैं क्या, डीएनए, यानी डीएनए के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। ये बात आपको याद रखनी है मित्रों। बात कर रहे थे हम लोग केंद्रक की, केंद्रक में आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को देखा। इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसमें ये केंद्रक है आपका, और इसके अंदर जो केंद्र है, इसके अंदर जो केंद्रक के अंदर केंद्र, वो क्या कहलाता, केंद्र का। तो इसकी खोज किसने किया, अगर केंद्रक की खोज तो कौन हो गया, रॉबर्ट ब्राउन। और यदि इसकी बात किया जाए तो ये क्या है, इसकी खोज किसने की, केंद्रका की खोज किसने की, तो फोंटाना। किसने किया, फोंटाना। ये बात याद रखना। और इसके अंदर जो आपको क्या क्या ऑर्गन्स देखने को मिलेंगे, इसके अंदर द्रव भरा रहेगा, किसके अंदर, ये जो द्रव होगा ये क्या कहलाएगा, केंद्रक द्रव होगा। क्या होगा, केंद्रक द्रव। और इसी में ही उपस्थित रहेंगे आपके डीएनए, और इसी में क्या रहेगा, आरएनए। इसी में आपके प्रोटीन वगैरह उपस्थित होंगे, और इसी में ही क्या रहेंगे, आपके क्रोमोसोम। तो इन चीजों की बात कर रहे थे, और इसी में क्या होंगे, आपके जीन। ये बात इसमें हम कर रहे थे। तो ये जो है, इधर से बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बन सकते हैं। तो पहला हम लोग देखते हैं डीएनए। तो इसका पहला तो यही है, डीएनए का पूरा नाम कई बार पेपर में पूछा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगर इसकी बात किया जाए, इसकी खोज किसने किया, तो खोज किसने किया, फ्रेडरिक मिशर ने। फ्रेडरिक मिशर ने डीएनए को खोजा था। और कब खोजा था, तो 1869 में खोजा था। और इन्होंने क्या, एकल संरचना खोजी थी, एकल संरचना का अध्ययन किसने किया था, तो फ्रेडरिक मिशर ने किया था। और यदि डीएनए से आपसे पूछ लिया जाए, आप लोगों ने कई बार पेपर में देखा होगा कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने खोजा था, तो डबल हेलिक्स मॉडल, यानी द्विगुणित संरचना। डीएनए के द्विगुणित संरचना का अध्ययन किसने किया था, तो वॉटसन एंड क्रिक ने। किसने किया, वॉटसन और क्रिक ने क्या किया था, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल की खोज की थी मित्रों। ये बात आपको याद रखना है। तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने, द्विगुणित संरचना वॉटसन और क्रिक ने खोजा।
यदि आपसे पूछ लिया जाए ये जो डीएनए है ये क्या करता, ये आनुवांशिक पदार्थों को क्या करता, आनुवांशिक पदार्थों का नियंत्रण करता है, आनुवांशिक पदार्थों का नियंत्रण। और प्लस में ये करता, ये प्रोटीन जो निर्माण होता यानी प्रोटीन का संश्लेषण का भी नियंत्रण करता है, यानी प्रोटीन संश्लेषण का नियंत्रण किसके पास है, तो आपके डीएनए के पास है। और आपसे यदि पूछ ले तो डीएनए क्या करता है, यानी आनुवांशिक गुणों की पहचान भी कर सकता है। ये क्या कर सकता, आनुवांशिक गुणों की पहचान, आनुवांशिक गुणों की पहचान यानी क्रोमोसोम के बारे में ये बता सकता है, आनुवांशिक गुणों की पहचान कर सकता। यानी सबसे अच्छा यदि पूछ लिया जाए, सबसे अच्छा डीएनए कहां से प्राप्त होगा, सबसे अच्छा डीएनए प्राप्त होता है कहां से, तो मित्र ये बात आपको पता है, नाखून से, या कहां से मिल सकता है आपको, बालों से सबसे अच्छा डीएनए मिलता है। ये बात आपको याद रखनी है। तो डीएनए की यदि आपसे पूछ लिया जाए डीएनए की लंबाई कितनी होती है, डीएनए की लंबाई होती है 2.2 मीटर। और 2.2 मीटर जो लंबाई होती है इसी पे ही 46 गुणसूत्र उपस्थित होते हैं, 46 गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। यानी 2 मीटर, 2.2 मीटर के क्या होते हैं, ये टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े, उसमें क्या होते हैं 46 गुणसूत्र होते हैं। यानी 23 जोड़ी क्या होते हैं, गुणसूत्र उपस्थित होते हैं, 23 जोड़ी गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। ये बात आपको याद रखना। और यदि इसमें आपसे पूछ लिया जाए गुणसूत्रों की संख्या, यदि 22 प्लस एक्स और वाई है तो ये क्या है, किसकी संरचना को दिखाता है, पुरुषों की। और यदि गुणसूत्रों की संख्या एक्स और एक्स हो तो क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, मादा की, यानी महिला के बारे में दिखा सकता है। ये बात याद रखना। ये जो आप लोगों ने उधर डीएनए में देखा है, केंद्रक में देखा है कि उधर धागे नुमा संरचना है, तो आपका क्या है, वो क्रोमोसोम है। और यदि डीएनए में आप धागे नुमा संरचना देखोगे, धागे नुमा संरचना, डीएनए में भी आपको धागे नुमा संरचना देखने को मिलेगी। तो डीएनए की धागे नुमा संरचना आपकी क्या कहलाएगी, जीन कहलाएगी, न्यूक्लियोटाइड्स बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, न्यूक्लियोटाइड्स। ये बात याद रखना, जो आपके न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो क्या होते, जीन होते। और जीन आपके जो डीएनए की धागे नुमा संरचना होती वही क्या कहलाती, ये आपके जीन कहलाते। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो जीन है, जीन शब्द का प्रयोग, जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, ये भी पेपर में कई बार पूछा गया, जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो आप बता सकते हो मित्रों, हाइगेंस ने किया। किसने किया, हाइगेंस ने किया। किसने किया, हाइगेंस ने किया। आपसे कई बार पेपर में पूछा गया है। और यदि आपसे पूछ ले ये जो डीएनए है, डीएनए डीएनए में और कौन सी शर्करा होगी, यदि आपसे पूछ लिया जाए इसमें कौन सी शर्करा उपस्थित होती है, तो जो डीएनए होता है इसमें पेंटोस शर्करा उपस्थित होती है। कौन सी, पेंटोस शर्करा उपस्थित होती है। और यदि आपसे बात करें कि जो डीएनए होता है इसमें कौन सा प्रोटीन उपस्थित होता है, तो इसमें हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होता है, हिस्टोन प्रोटीन। और हिस्टोन प्रोटीन ही क्या करता, अनुवांशिक पदार्थों को पहचान करने में मदद करता। मित्रों ये बात भी आपको याद रखनी है। तो ये बात है कि अगर आपसे पूछ लिया डीएनए में कौन सा प्रोटीन है, तो हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। और डीएनए की यदि बात करें तो उपस्थित कहां होता है, तो डीएनए केंद्रक द्रव में उपस्थित होता है। केंद्रक, केंद्रक द्रव में क्या होता, उपस्थित होता है। मित्र ये बात आपसे बहुत अच्छे तरीके से पूछ सकता है। और डीएनए की बात करें तो डीएनए कहां होगा, तो आपको एक तो मिलेगा केंद्रक में, और दूसरा कहां मिलेगा आपको, माइटोकॉन्ड्रिया में भी आपको डीएनए देखने को मिल जाएगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में स्वयं का डीएनए होता है। ये बात याद रखना। जो आरबीसी होती है आपकी, जो आपने देखा होगा आरबीसी जो स्तनधारी, उसमें आरबीसी, सॉरी,
जो आपके स्तनधारी आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है तो उसमें क्या डीएनए होगा, क्या नहीं होगा। लेकिन यदि बात करें तो केंद्रक, जिनमें केंद्रक है उनमें आपका डीएनए पाया जाता है मित्रों। माइटोकॉन्ड्रिया जैसे है तो उसमें भी क्या होता है, स्वयं का डीएनए होता है। कहाँ उपस्थित होता है, तो केंद्रक द्रव के अंदर क्या होता है, ये उपस्थित होता है। और यदि आपसे बात कर लिया जाए कि डीएनए का प्रयोगशाला में, डीएनए का प्रयोगशाला में सर्वप्रथम संश्लेषण किसने किया, सर्वप्रथम, सबसे पहले संश्लेषण किसने किया था, सर्वप्रथम संश्लेषण तो ये हरगोविंद खुराना ने किया था। किसने किया, हरगोविंद खुराना ने। और यदि बोल दे कि डीएनए आनुवांशिक कोड किसने दिया, आनुवांशिक, आनुवांशिक कोड, ये आनुवांशिक कोड के बारे में किसने बताया, तो इन्होंने ही बताया, हरगोविंद खुराना ने ही। ये प्रश्न भी आपके पेपर में पूछे जा चुके हैं मित्रों, हरगोविंद खुराना के बारे में। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है, आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता, तो ये भी प्रश्न आपका डीएनए से संबंधित है। आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता, तो मित्रों आपको भी पता होगा, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता। यदि विकास, अगर आपसे विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया, विकासवाद का सिद्धांत की बात करें तो ये भी सिद्धांत किसने दिया, तो चार्ल्स डार्विन ने दिया। ये बात याद रखना, चार्ल्स डार्विन ने। ये बात याद रखना मित्रों, ये प्रश्न लगातार पेपरों में बने हैं। डीएनए का प्रयोगशाला में सर्वप्रथम संश्लेषण किसने किया, तो हरगोविंद खुराना ने किया। आनुवांशिक कोड क्या है, आनुवांशिक कोड किसने प्रदान किए, तो हरगोविंद खुराना ने। और यदि आपसे बात करें, ये जो आपका डीएनए, इसमें कितने क्षार होते हैं, तो जो डीएनए होता है, ये क्या होता है, इसको थोड़ा सा देख लीजिए, पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स। ये क्या होते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स। और पॉलीपेप्टाइड्स में कई तरीके से, ये क्या क्या होता है इसमें, एक तो शर्करा देखने को मिलेगी आपके डीएनए में, और इसमें क्या मिलेगा, फॉस्फेट समूह भी मिलेगा। क्या मिलेगा, फॉस्फेट समूह भी आपको देखने को मिल जाएगा। और इसमें आपको क्या मिल जाएंगे, नाइट्रोजनी क्षार भी उपस्थित देखने को मिल जाएंगे, उपस्थित मिल जाएंगे। तो इसमें क्या होते हैं, जो डीएनए होते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, और इसमें शर्करा, फॉस्फेट समूह, नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। ये बात याद रखना, जो शर्करा होती है, तो यदि शर्करा की बात करें तो इसमें कौन सी शर्करा मिलेगी आपको, पेंटोज शर्करा देखने को मिल जाएगी। कौन सी शर्करा देखने को मिल जाएगी, पेंटोज। और शर्करा में ही आपको क्या मिल जाएंगे, डीएनए और आरएनए मिल जाएगा। इसमें क्या मिल जाएगा, डीएनए और आरएनए, ये देखने को मिल जाएगा, डीएनए और आरएनए आपको देखने को मिल जाएगा। ये बात याद रखना। अच्छा, इस पर थोड़ा सुधार कर ले, पॉलीपेप्टाइड्स नहीं होते, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ये क्या होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पेप्टाइड्स नहीं होते, न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ये बात याद रखना, थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर लेना आप लोग। ये डीएनए, इसमें शर्करा क्या होती है, डीएनए और आरएनए। फॉस्फेट समूह क्या होते हैं, फॉस्फेट समूह आपके जो जीन्स होते हैं, जीन्स मतलब क्या, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। इसमें उपस्थित क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड, यानी आपके जीन जो रहते हैं वो आपके फॉस्फेट समूह में रहते हैं। और जो आपके नाइट्रोजनी क्षार हैं, ये दो तरीके से होते हैं, एक तो होता है प्यूरिन और दूसरा होता है पिरिमिडीन। ये क्या होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडीन। और जो आपके प्यूरिन होते हैं उसमें क्या क्या देखने को मिल जाएगा, जो प्यूरिन होते हैं वो उसमें एडेनिन मिलेगा आपको, साइटोसिन मिलेगा। क्या मिलेगा, ये जो प्यूरिन होते हैं इसमें एडेनिन मिलेगा, एडेनिन, और दूसरा क्या मिलेगा, इसमें साइटोसिन मिल जाएगा, साइटोसिन। और जो एडेनिन होगा वो थाइमिन, जो आपके पिरिमिडिन होंगे वो क्या होंगे, थाइमिन। और दूसरा पिरिमिडिन क्या मिलेगा, ग्वानिन।
ये बात याद रखना, एडानिन, साइटोसिन, थाइमिन और ग्वानिन। और एक और आपको देखने को मिलेगा इसमें, जो आपके पिरिमिडिन होते हैं, यूरेसिन। बेसिकली इसमें चार ही क्षार होते हैं, इसमें क्या होंगे, चार ही क्षार। और यूरेसिन यदि आ जाए पिरिमिडिन, ये आरएनए में होता है, बेसिकली इसमें होता नहीं। तो यदि आपसे डीएनए में क्षारों की संख्या पूछ ले, इसमें क्षार कितने होते हैं, तो क्षार ही यहाँ होते हैं इसमें चार। कौन कौन से, एडानिन, ग्वानिन, साइटोसिन और क्या होते हैं, थाइमिन। ये चार चार होते हैं आपके क्षार। और जो आपका एडेनिन रहता है, जो आपका एडेनिन रहता है वो थाइमिन से क्या होता है, आपस में जुड़ा रहता है। यानी जो एडेनिन रहेगा वो आपस में द्विबंध से जुड़ा रहेगा। जो आपका साइटोसिन है वो ग्वानिन से क्या रहेगा, त्रिबंध से जुड़ा रहेगा। मित्रों ये बात याद रखना है, ये आपको याद रखनी है। जो आपका डीएनए है, इस तरीके से कुछ संरचना इसका डबल हेलिक्स मॉडल होता है। कुछ इस तरीके से आपको डबल हेलिक्स मॉडल मिलेगा इसका देखने को। तो ये बात आपको याद रखनी है मित्रों। इधर से प्रश्न आपका देखने में मिल जाएगा। इधर से आपका 3 से लेके 5 तक, यानी इसका व्यास कितना होता है, यानी इसके जो दो गुणे जो बंध बनाया गया, इसका व्यास की यदि बात करें, व्यास होता है 20 एंगस्ट्रॉम। और इधर से जो दूसरा कुंडलित अवस्था है, एक कुंडली से दूसरे कुंडली तक, जो इधर से लेके इधर तक अगर देखा जाए तो इसकी लंबाई कितनी होती है, तो 34 एंगस्ट्रॉम की लंबाई होती है। इसकी लेंथ यदि बात करें तो लंबाई क्या होगी, 34। और इसमें क्या होंगे, 10 नाइट्रोजनी क्षार एक साथ जुड़े रहेंगे। कैसे, जैसे डबल हेलिक्स, डबल बॉन्ड द्वारा क्या जुड़े रहेंगे आपके, एडानिन से क्या जुड़े रहेगा, थाइमिन। और जो आपका साइटोसिन होगा उससे क्या, फिर बंध द्वारा क्या होंगे, ग्वानिन जुड़ा रहेगा। ऐसे कर करके इसमें कितना होंगे, 10 नाइट्रोजन क्षार जुड़ेंगे, 10 नाइट्रोजन क्या होंगे, पेयर बनेंगे, तब एक कुंडली बन जाएगी। और एक कुंडली का जो लेंथ होती है वो कितनी होती है मित्रों, 34 एंगस्ट्रॉम में। यदि व्यास की बात करें तो कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम की। ये था मित्रों हमारा डीएनए के बारे में। क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं डीएनए से संबंधित, तो डीएनए क्या होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स में शर्करा उपस्थित होती है, फॉस्फेट समूह उपस्थित होता है, नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। तो नाइट्रोजन क्षार दो प्रकार के, प्यूरिन, पिरिमिडिन। और प्यूरिन जो होता है वो एडानिन और साइटोसिन होता है, पिरिमिडिन आपका थाइमिन और ग्वानिन होता है। जो आपके डीएनए होता है उसमें चार प्रकार के क्षार देखने को मिलेगा, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। जिसमें यदि बात किया जाए जो डबल हेलिक्स मॉडल होता है, इसमें एडेनिन डबल बॉन्ड के द्वारा क्या होगा, थाइमिन से जुड़ा रहेगा। और जो ग्वानिन है वो साइटोसिन से त्रिबंध के द्वारा जुड़ा रहेगा। ये बात याद रखना। और यदि एक कुंडली की लंबाई पूछ ली जाए कि डीएनए की एक कुंडली की लंबाई कितनी होती है, तो 34 एंगस्ट्रॉम होती है मित्रों। ये बात याद रखना। डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया, तो वॉटसन और क्रिक ने दिया। सिंगल हेलिक्स मॉडल तो फ्रेडरिक मिशन ने। डीएनए की खोज किसने किया, फ्रेडरिक मिशन ने। डीएनए का डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, यह केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होता है, केंद्रक द्रव में उपस्थित होता है। अनुवांशिक गुणों की पहचान, या पहचान का, किसी व्यक्ति की पहचान का भी पता लगाया जा सकता है, क्योंकि ये क्रोमोसोम को ही पहचान रहा है। यानी अनुवांशिक जो है, क्रोमोसोम है जो अनुवांशिक गुण उनकी ही क्या करता है, पहचान करता। सबसे अच्छा डीएनए नाखून और बालों से प्राप्त होता है। जो डीएनए में संरचना, दागिनुमा संरचना, उसे जीन कहलाता है। जीन शब्द का प्रयोग हाइगेंस ने किया। अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। और यदि पूछ लिया विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया, तो चार्ल्स डार्विन ने। डीएनए की लंबाई 2.2 मीटर होती है, जिस पे 46 गुणसूत्र या 23 जोड़ी गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। 22 + XY होगा तो पुरुष को रिप्रेजेंट करता है, 22 + XX होगा तो मादा को रिप्रेजेंट करता है डीएनए में। और यदि बात कर लिया जाए, कभी भी आपसे पूछ लिया जाए तो डीएनए किसका बना होता है, तो डीएनए आपका प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ये बात आपको याद रखना। हिस्टोन प्रोटीन इसमें मुख्यतः भूमिका निभाता है। शर्करा पेंटोज हो गई, प्रोटीन आपकी हिस्टोन हो गई। डीएनए का प्रयोगशाला में सर्वप्रथम संश्लेषण किसने किया, तो हरगोविंद खुराना किया। अनुवांशिक कोड यानी सार कोड की बात, अनुवांशिक कोड किसने दिया, तो हरगोविंद खुराना ने दिया। ये प्रश्न थे मित्रों आपके डीएनए के संबंध में। अगली क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे आरएनए और आपके क्रोमोसोम और जीन के बारे में, और कोशिका को समाप्त करेंगे। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। सभी को धन्यवाद। आप लोगों को हमारे
संघर्ष अध्ययन की ओर से जो क्लासेस जारी की जा रही हैं वो क्लासेस कैसी लग रही हैं आप लोग कमेंट कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, सभी को धन्यवाद।